हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरवीर सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेप ऑफ सक्सेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था और देखा था कि उसमें क्या क्या प्रावधान लाए गए हैं। इस बारे में आप लोगों ने ये देख लिया होगा। इसके बाद आज का जो हमारे पास इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 के चार्टर एक्ट में हम लोग बात करेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट में एक विशेष प्रावधान करके भारत में एक केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करने का प्रयास ब्रिटेन की संसद द्वारा किया जाता है। 1833 का दौर चल रहा है। भारत में कंपनी की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी थी तथा भारत के काफी क्षेत्र कंपनी के अधीन आ चुके थे। ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों का काफी बड़ा विस्तार हो चुका था। ब्रिटिश संसद यह प्लान बना रही थी भारत में प्रशासनिक कार्यों को केंद्रीकृत करके कंपनी व्यापारिक कार्यों को छोड़कर, व्यापारिक कार्यों पर विशेष ध्यान न देकर भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि पुनः कंपनी का कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। देखिए दोस्तों, जो कार्यकाल 20-20 वर्षों के लिए बढ़ रहा था, यहाँ पर भी 1833 के चार्टर एक्ट में भी कंपनी का जो कार्यकाल था वो 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये तो बात क्लियर हो गई है। इसके बाद हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु देखा, यहाँ पर कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा चाय तथा चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था उसे भी समाप्त कर दिया था। देखिए दोस्तों, आपने 1813 के चार्टर एक्ट में देखा, पढ़ा हम लोगों ने कि कंपनी का विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था उस समय, और चाय और चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था उस पर कुछ रियायत कर दी गई थी और उस पर विशेषाधिकार अभी कंपनी का ही बरकरार रहेगा। तो देखिए दोस्तों, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में 20 साल बाद क्या होता है कि यहाँ पर विशेषाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया था और जो चाय के साथ और चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था, चाय का जो व्यापार चल रहा था उस पर भी कंपनी का विशेषाधिकार समाप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाय, यहाँ पर क्वेश्चन निकलता है कि कंपनी का विशेषाधिकार प्रथम बार कब समाप्त किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी निकल सकता है कि पहली बार कंपनी का जो विशेषाधिकार था, व्यापारिक विशेषाधिकार, उसे कब समाप्त किया गया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट में। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कंपनी का विशेषाधिकार पूर्णतः कब समाप्त किया गया था। तो इसका आंसर है 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी का जो व्यापारिक विशेषाधिकार था उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट है, हम इसे विशेष ध्यान देंगे। ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा प्रथम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ से कई क्वेश्चन निकलेंगे और आपको इस पॉइंट को विशेष ध्यान देना है, समझना है। देखिए, हमारा जो आज तक हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, इसी बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया कि अब ये बात आ गई है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और यहाँ पर भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। एक चीज और ध्यान देनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, होता क्या है कि 1833 का जब चार्टर एक्ट आया था और इसमें प्रावधान लाया गया था कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही था और इसे ही भारत के गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया या इसे बनाया गया था। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था?
तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसे ही भारत का गवर्नर जनरल भी बनाया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर और निकलता है सर, क्वेश्चन क्या निकलता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी कंफ्यूजन कर सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। तो हमने 1773 के चार्टर एक्ट में देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ये ही पहले बंगाल का गवर्नर था और उसी के कार्यकाल में 1773 का जो चार्टर एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके तहत ही इसे बंगाल का गवर्नर जनरल भी बनाया गया था। तो मुझे लगता है शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा, पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये बात आई थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 4 मेंबरों को जोड़ा गया था। ठीक है, 4 मेंबर थे और एक गवर्नर जनरल, टोटल सदस्यों की संख्या 5। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ पर 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आता है और पीट्स इंडिया एक्ट के तहत जो क्या हो जाता है, एक सदस्य को कम कर दिया जाता है और यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या होती है फिर 3 और कुल सदस्य संख्या 4 होती है। इसमें से 3 सदस्य कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होते हैं और एक गवर्नर जनरल होता है, टोटल संख्या 4। लेकिन दोस्तों देखिए, ये दौर चल रहा है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 3 लोग कार्यकारिणी में काम कर रहे हैं और एक गवर्नर जनरल, टोटल संख्या 4। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज और आ गई कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें एक विधि सदस्य जोड़ा गया और कुल संख्या फिर हो गई सदस्यों की 4 और एक गवर्नर जनरल, टोटल हो गए 5, यानी कि गवर्नर जनरल। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो विधि सदस्य जोड़ा जाता है ये केवल और केवल गवर्नर जनरल को केवल कानूनी सलाह के लिए जोड़ा गया। ये एकमात्र कानूनी परामर्श देगा भारत के गवर्नर जनरल को। ठीक है, ये किसी निर्णय पर या किसी विधेयक पर अपना मत देने का अधिकार इसे नहीं था। ये केवल कुल सदस्यों की संख्या 4 हो जाती है और जो विधि सदस्य था वो केवल कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। और प्रथम विधि सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जो प्रथम विधि सदस्य जुड़ा गया उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले यहाँ पर प्रथम विधि सदस्य जुड़ा गया है। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य किसे जोड़ा गया था, तो लॉर्ड मैकाले को। और क्वेश्चन ये भी आता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य को जोड़ा गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य लाया गया था। ये केवल गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श देगा बस। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद बिना भेदभाव के समानता तथा योग्यता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पर आया था। देखिए दोस्तों, होता क्या था उस समय जाति भेदभाव के आधार पर, जाति वर्ग के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्तियां की जाती थी। ये भेदभाव उस समय चल रहा था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान लाया गया कि जो भी नियुक्तियां होगी वो ये भेदभाव की जो भावनाएं चल रही थी उस समय, इसको समाप्त करके समानता तथा योग्यता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हमारे पास, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट में ये बात आ जाती है कि बिना किसी भेदभाव के योग्यता और समानता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये प्रावधान यहाँ पर हमारे इस चार्टर एक्ट में लाया गया था। अगला पॉइंट हमारे पास, इस अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें हमने देखा दास प्रथा का अंत। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दासत्व का अंत किस चार्टर एक्ट के तहत आया था। तो क्वेश्चन आपका इससे जो आंसर है वो है 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए दोस्तों, दासत्व का अंत, यहाँ पर जो दास प्रथा चलती थी उस समय, तो इसका अंत करने का जो प्रावधान आया था वो 1833 के चार्टर एक्ट में आया था। इसमें थोड़ा सा
तो बस आपको ध्यान देने लायक चीज है कि 1833 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा का अंत कर दिया गया था, लेकिन ये प्रावधान लाया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है 10 वर्ष का। यानी 1833 से अगर हम 10 वर्ष जोड़ेंगे तो 1843 1843, तो 1843 में दास प्रथा का पूरी तरह से अंत कर दिया गया था। और इसका जो अंत करने का जो श्रेय मिलता है वो लॉर्ड एलनबरो को दिया जाता है। आपको क्वेश्चन याद रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये निकलेगा कि दास प्रथा का अंत किस चार्टर एक्ट के तहत लाया गया था, तो ये आपको 1833 इसका आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि दासत्व का अंत करने का श्रेय किसे मिलता है, तो लॉर्ड एलनबरो को दासत्व का अंत का जो है श्रेय मिलता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने देखा यहाँ पर 1833 के चार्टर एक्ट में जो जो महत्वपूर्ण बिंदु आए थे, महत्वपूर्ण जो आपके प्रावधान आए थे, इसको आपको ध्यान रखना है। कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद हमने देखा व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया और चीन के साथ जो व्यापार था और चीनी का जो व्यापार था उसे भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद हमारे पास बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट में ये बात आ गई थी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा और पूरे भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को देखेगा और पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। ये बात यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हम लोगों ने अगला देखा, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, विधि सदस्य एक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में एक विधि सदस्य यहाँ पर कार्यकारिणी परिषद में आ चुका है, यहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है। इसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ा, बिना भेदभाव के समानता योग्यता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्तियां। जो उस समय जाति भेदभाव के आधार पर जो नियुक्तियां की जाती थी उसमें ये देखा जाता था कि भाई किस वर्ग का है, किस जाति का, ये सब चीजें समाप्त करके समानता योग्यता के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति का प्रावधान लाया गया था। इसके बाद हम तो आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत कर दिया था। तो दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 1833 के चार्टर एक्ट में दासत्व का अंत कर दिया गया था और इसका श्रेय लॉर्ड एलनबरो को जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में। तो देखिए दोस्तों, 1853 का जो चार्टर एक्ट था, यहाँ पर 20 साल के लिए जो टाइम पीरियड आगे बढ़े हम लोग, 1833 के चार्टर एक्ट आया, उसमें हमने देखा कि इस समय भारत की जो स्थिति है, भारत की जो सामाजिक और राजनीतिक की जो स्थिति है, उसमें बहुत परिवर्तन आ चुका है। काफ़ी बड़े भाग में ब्रिटेन का राज हो चुका है और यहाँ पर अब हमारे पास जो विशेषाधिकार होते थे 20 वर्षों के लिए, इसे अब खत्म कर दिया गया। यानी इस एक्ट के द्वारा ये बात आ गई थी कि पहली बार, आपको ध्यान रखना है, पहली बार कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ब्रिटिश संसद का, ब्रिटेन में जो संसद है, ब्रिटेन के जो महाराजा महारानी है, उनका भी ये प्लान है कि यहाँ पर क्या किया जाए, कंपनी के शासन को समाप्त करके, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के हाथों भारत की सत्ता आ जाती है, भारत की सत्ता सौंप दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस एक्ट में पहली बार कंपनी का कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए नहीं बढ़ाया गया था। पहला पॉइंट हमारे पास। इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 1773 के चार्टर एक्ट में देखा, यहाँ पर एक बोर्ड बना था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। इनकी संख्या 24 थी और यहाँ पर 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो ये आपको ध्यान देना है, 24 से घटाकर 18 किस चार्टर के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कर दी गई थी। तो ये आपका 1853 के चार्टर एक्ट में महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात थी, जहाँ पर गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसमें जो विधि सदस्य जोड़ा गया था, उसे अब स्थायी सदस्य बनाया गया था। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो आपका यहाँ पर
1833 में जो कानूनी सलाहकार, कानूनी परामर्श के लिए जो विधि सदस्य जोड़ा गया था, इसे अब स्थायी सदस्य बनाया गया था। यानी अब ये गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कानूनी सलाह के साथ साथ अब ये मत देने का विशेषाधिकार मिल गया और पूरी तरह जो आंशिक पावर दी गई थी इसे, जो कुछ सीमित अधिकार दे दिए गए थे, ये यहाँ पर पूरी तरह से पूरे अधिकार से मिल जाते हैं। और ये अब किसी भी जो आपका विधेयक है या किसी भी उसमें निर्णायक में जो है ये अपना मत दे सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट देखा। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आप इसको ध्यान रखेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाता है। इसके बीच में आगे चल के 1857 में भारत में एक महत्वपूर्ण प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, 1857 की क्रांति, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आ जाते हैं। और यहाँ पर जो कंपनी का शासन था पूरी तरह समाप्त हो जाता है और यहाँ की भारत की सत्ता ब्रिटेन के क्राउन के हाथों चली जाती है। और अब सारी प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्थाएं सब ब्रिटेन से संचालित की जाएगी। ब्रिटेन से ही यहाँ का शासन ब्रिटेन की महारानी के हाथों आ गया है और वो लोग ही वहाँ से संचालित करेंगे। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे 1858 का भारत परिषद अधिनियम। तब तक के लिए धन्यवाद।